हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर 5A2। आपका पेपर कहलाता है प्लानिंग, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। बेसिक्स आपको पता है कि ये 30 मार्क्स का एक पेपर होता है जो कि 75 मिनट्स में आपको पूरा करना होता है। 75 मिनट्स का मतलब ये हुआ 1 hour 15 minutes, राइट। 30 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कौन सा पेपर होता है? क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका प्लानिंग का पेपर, और क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का पेपर। ठीक है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हमारी जो जितनी भी क्लासेस आने वाले दिनों में होंगी, उन क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता रहा हूं इस पूरा साल, मैंने अपने बच्चों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कम डिस्कस किया हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, जब आप मेरे साथ 3 4 5 सवाल कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आज जो मैं आपको पेपर करवाने जा रहा हूं वो है अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 5-1, यानी मैं आपको वेरिएंट 1 करवाने जा रहा हूं अक्टूबर नवंबर का 2025 का। बेटा अकलमंदी इसमें है कि हम रीसेंट पेपर्स करें, ठीक है, ताकि हमें रीसेंट में आए हुए क्वेश्चंस का आइडिया ज्यादा हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले एक बार हम पढ़ेंगे। देखें, अभी हमारी ये जो शुरू की क्लासेस हैं थोड़ी सी हमारी टाइम टेकिंग हुआ करेंगी, लेंदी हुआ करेंगी, यानी एक एक क्वेश्चन में हमें टाइम ज्यादा लगा करेगा। लेकिन एक बार जब हमारा पूरा का पूरा रिदम सेट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाया करेंगे। जैसे इस सवाल में आपसे कह रहे हैं, ऑन अ बेंच a steel ball of radius r is used to compress a spring by a distance x। कह रहे हैं आपके पास एक स्टील की बॉल है, और स्टील की बॉल का जो रेडियस है वो कितना है बेटा? इसका रेडियस है आर। और आप इस बॉल की मदद से कंप्रेस कर रहे हैं एक स्प्रिंग को। और आप स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रहे हैं? आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं बाय एन अमाउंट एक्स। आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं बाय एन अमाउंट एक्स। द बॉल इज हेल्ड एट रेस्ट इन दिस पोजिशन एज शोन। पिक्चर में देखें जरा, पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है? पिक्चर में आपको एक बॉल दिखाई गई है। बॉल की मदद से आपने एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। क्या कर दिया आपने? स्प्रिंग को, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। और आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है? आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है बाय एन अमाउंट एक्स। आगे क्या लिखा हुआ है? द बॉल इज रिलीज्ड एंड, द बॉल इज रिलीज्ड एंड रोल्स अलोंग द बेंच। आपने बॉल को ऐसे स्प्रिंग में करके खींचा और छोड़ दिया। जैसे ही आप बॉल को रिलीज करेंगे, जाहिर है बॉल आगे जाएगी। और लिखा हुआ है एट अ फिक्स पॉइंट पी द बॉल हैज अ स्पीड वी। एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? उस फिक्स पॉइंट का नाम है पी। जब बॉल उस पॉइंट से गुजर रही है, उस वक्त बॉल की स्पीड है वी। द स्पीड ऑफ द बॉल एट पी इज डिटरमिन्ड यूजिंग वन लाइट गेट कनेक्टेड टू अ टाइमर। कह रहे हैं कि यहां पर बेटा हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? हम लाइट गेट की मदद से निकालेंगे, जो कि टाइमर के साथ कनेक्टेड होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पहले सवाल में ही लाइट गेट आ गया। तुम्हें पता है लाइट गेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, अक्सर बच्चों को करना नहीं होता। सो इट इज वेरी गुड कि पहले ही सवाल में आज लाइट गेट डिस्कस हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? आगे से, आइंदा से लाइट गेट वाले क्वेश्चंस करना आएंगे। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। सेवरल स्टील बॉल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर अवेलेबल। आपके पास ये पूरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बॉल नहीं है, बहुत सारी बॉल्स गिवन है। कह रहे हैं इट इज सजेस्टेड दैट वी इज रिलेटेड टू आर बाय द रिलेशनशिप वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर एन रो। ओके, काफी एक लंबा चौड़ा सा आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है ये रहा। इस फॉर्मूला में के क्या है भाई? इस फॉर्मूला में के है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस फॉर्मूला में रो डेंसिटी ऑफ द स्टील बॉल है। वाई और एन क्या है? वाई और एन कांस्टेंट्स हैं। आगे लिखा हुआ है प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आर। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन 1 तुम्हें दिया जाएगा, क्वेश्चन 1 में एग्जामिनर तुमसे हमेशा कहेगा कि तुम कोई सी दो चीजों का रिलेशनशिप निकालो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन वन में हमेशा तुमसे रिलेशनशिप निकालने की बात की जाती है। यहां कौन सा रिलेशनशिप तुम्हें निकालना है, तुम्हें वी और आर का रिलेशन निकालना है। यानी वी क्या है, वी स्पीड है, और आर क्या है, आर रेडियस है। कह रहे हैं ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ योर इक्विपमेंट। कह रहे हैं आप पूरी डायग्राम बनाएं। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन वैल्यूज फॉर वाई एंड एन। कह रहे हैं किस तरह आप एंड में किस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके वाई और एन पता लगाएंगे। वाई और एन कॉन्स्टेंट्स है ना, हमें नहीं पता वाई और एन क्या है। कह रहे हैं वाई और एन की आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आप ये बता के दिखाएं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अपने जवाब में इन योर आंसर इन योर प्लान यू शुड इंक्लूड द प्रोसीजर। किस किस तरह से करेंगे आप एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेंगे आप, किन किन वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ किन किन चीजों को आप एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रखेंगे। और क्या दिया हुआ है, द एनालिसिस ऑफ द डेटा। डेटा के एनालिसिस कैसे करेंगे। डेटा एनालिसिस का मतलब ये जब सारी चीजें आप मेजर कर लेंगे तो मेजरमेंट के बाद रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे आप। और फिर आखिर में कह रहे हैं कि एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। आप क्या कोई सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेंगे। ये तमाम चीजें जब आप लिखेंगे तब जाकर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे पूरे। क्लियर हो गया, 15 नंबर मिलेंगे आपको इस तरीके से। अब ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे मैं आपको करना सिखा रहा हूं 1 मिनट के लिए। इससे पहले कि मैं वर्किंग स्टार्ट करूं बेटा, मैं ये सब कुछ मिटाने जा रहा हूं। ये जितनी भी मैंने अभी तक यहाँ पे वो एनोटेशन की है ना, ये सब कुछ मैं मिटाने जा रहा हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अब रुक जाए, आई एम गोइंग टू रेज एवरीथिंग। तो इन सब चीजों को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने सब चीजों को डिलीट कर दिया। इसी तरीके से नीचे भी आई एम गोइंग टू डिलीट एवरीथिंग। अब देखिए मेरे पास पूरा पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिल्कुल न्यू हो गया। सबसे पहला काम पता है क्या करा करो बेटा, जैसे ही तुम्हारे पास इक्वेशन हो, जब तुम पूरा सवाल पढ़ लोगे ना, अब मैं तुम्हें स्टेप सिखा रहा हूं। जब तुम पूरा सवाल पढ़ लोगे तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इक्वेशन ना दी हुई हो। हर सवाल में तुम्हें इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन देखते ही सबसे पहला काम पता है क्या किया करो। इक्वेशन देखते ही ये पता लगाया करो कि तुम्हें रिलेशन किन चीजों का निकालना है। बेटा यहाँ पे जैसे तुम्हें कहा गया है कि तुम वी और आर का रिलेशन निकालो, तो वी का और आर का रिलेशन तुम कैसे निकालोगे मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पर तुम सबसे पहले वी और आर का रिलेशन निकालने के लिए पता है क्या करोगे, अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आओगे। अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में लेकर आओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आओ। क्या करो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो। यहां पर मैं लिख रहा हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन और रो। इक्वेशन लिख दी मैंने। इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या कहा, इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि एंड में तुम्हें v और r का रिलेशन निकालना है। अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर v और r का रिलेशन कैसे निकालें। v के ऊपर तो चले स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन r के ऊपर तो n लिखा हुआ है, एक ऐसी पावर जो हमें पता ही नहीं है। तो बेटा ये r के ऊपर से n मुझे हटाना पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू रिमूव दिस n। ये जो r के ऊपर पावर लगी हुई है n, ये मुझे हटाना पड़ेगा। और देखो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो तो ये बात जानते हैं कि अगर आपको एक्सपोनेंट हटाना है, पावर हटानी है, तो लॉग किया जाता है। तो सबसे पहला काम आपने पता है क्या करना है, लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लो। जब मैं लॉग ऑन बोथ साइड्स करूंगा ना, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी बन जाएगी लॉग, यहां पर भी लॉग आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर भी मेरे पास लॉग आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। अब दूसरा काम देखो, मैं दूसरा काम क्या करने जा रहा हूं। दूसरा काम मैं ये करने जा रहा हूं मेरे बच्चों। देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं लिख रहा हूं 2 log v। क्या लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को बेटा, 2 log v। अच्छा, जितने बच्चों को मैथ्स आती है उन्होंने ये बेसिक्स पढ़े होंगे ए लेवल मैथ में, तो ये सीखा होगा आपने कि बेटा यहां पर जो पावर है ना, पावर, ये पावर कोफिशिएंट बन जाती है लॉग का। ये लॉग का रूल है। तो बेटा क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था लॉग वी स्क्वायर। लॉग वी स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, 2 log v लिख लिया। ठीक है। अच्छा अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए मैं कितनी जबरदस्त चालाकी करने जा रहा हूं। राइट हैंड साइड पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो माइनस, या एक एक मिनट इसको प्लस लिख लेते हैं, लॉग
1/r⁴n। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या किया आपने। बेटा मैंने यहाँ पे लॉग की एक आइडेंटिटी लगाई है। असल में मैंने पता है क्या किया, ऊपर जो बाकी चीजें थी ना, बाकी चीजों का मतलब वाई के एक्स स्क्वायर और रो, इनको मैंने अलग लॉग के साथ लिख दिया, और लॉग 1/r की पावर n को मैंने एक अलग तरह के लॉग के साथ लिख दिया। समझ आ रही है बात। अच्छा एक चीज और सुने भाई, यहां पर मैं एक और चीज भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं ये देखें, 2 log v इज इक्वल टू लॉग वाई के एक्स स्क्वायर ओवर रो प्लस, आपको पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग आर की पावर माइनस एन। सर ये आर की पावर माइनस एन कैसे हुआ, इतनी मैथ्स तो आपको आती है कि जब आप डिनोमिनेटर को उठाकर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर इनवर्स हो जाती है, पावर नेगेटिव हो जाती है। यू नो दिस रूल, ठीक है। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप में, देखें क्या किया मैंने। यहां पे मैंने लिखा 2 log v इज इक्वल टू लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो माइनस लॉग आर एन। सर ये क्या किया आपने। देखो ये बात तुम्हें पता है, ये लॉग की आइडेंटिटी है, लॉग का रूल है कि जो पावर होती है ना, पावर वो कोफिशिएंट बन जाती है। जैसे पावर थी माइनस एन को मैंने उसी का कोफिशिएंट बना दिया। बस एक स्टेप और कर लें बेटा, फिर ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। एक स्टेप और करना है यहाँ पे, एक स्टेप और क्या करना है आपने यहाँ पे, ये देखें 2 log v। आपने पता है क्या स्टेप करना है, ये वाली टर्म पहले लिख लेनी है और ये वाली टर्म बाद में लिख लेनी है। ठीक है, वो जो माइनस एन लॉग आ रहा है वो पहले लिख लो, और लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो बाद में लिख लो। इससे क्या होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे एक फायदा है। ये देखो माइनस एन लॉग आर प्लस लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो। अब देखो इससे फायदा, हाँ एक चीज और, एक स्टेप और कर लो, एक स्टेप और कर लो। और मैं इसी में कर रहा हूं लगे हाथ। ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टू वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये टू वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से टू मिटा रहा हूं, और यहां पे भी डिवाइड बाय टू कर देते हैं, और यहां पे भी डिवाइड बाय टू कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा ये हुआ, देखें आपकी पूरी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में आ गई। मैं पता है क्या करूंगा, ये पूरा बन जाएगा मेरा y, ये पूरा बन जाएगा मेरा x। यानी जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना रिलेशन पता लगाने के लिए, मैं ग्राफ किसके दरमियान प्लॉट करूंगा, मैं लॉग v और लॉग r के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा। किसके दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा, लॉग v और लॉग r के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो लॉग v और लॉग r के दरमियान तो ग्राफ प्लॉट हो गया। आपको पता है ये पूरी चीज क्या बन जाएगी बेटा, ये पूरी चीज बन जाएगी आपका ग्रेडियंट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो ग्रेडियंट की जगह आ गया माइनस एन अपॉन टू, और इंटरसेप्ट की जगह क्या आ गया, इंटरसेप्ट की जगह आ गया आपका हाफ लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो। बात समझ आ रही है। ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया, ग्रेडियंट बराबर आ गया, अल्लाह आपका भला करे, माइनस एन अपॉन टू के। और इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, इंटरसेप्ट बराबर आ गया हाफ लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो के। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और करनी है बच्चों, आपने एक चीज और बहुत तवज्जो देनी है भाई, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने ये चीज यहाँ पे लिख लेनी है। ये देखें, ये मैंने एक लाइन खींच ली, और यहाँ पे ये चीज मैं लिख लेता हूँ कि ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है भाई, ग्रेडियंट बराबर आ रहा है माइनस एन अपॉन टू के। अच्छा इन्होंने, आपने नोट किया ऊपर इन्होंने क्या कहा था, ये वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़े, ये वाली लाइन दोबारा पढ़े। कह रहे एंड में आप अपने रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके y और n कैसे निकालेंगे। क्या कह रहे हैं, एंड में आप अपने रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके y और n कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा n तो आ जाएगा, n कैसा आएगा, ये जो नीचे मैंने इक्वेशन बनाई है, ग्रेडियंट बराबर आ रहा है माइनस एन अपॉन टू के। क्या तुम इसमें n को सब्जेक्ट बना सकते हो, n बराबर आ जाएगा किसके, n बराबर आ जाएगा माइनस टू इंटू ग्रेडियंट के। जब आप n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो n किसके बराबर आ गया, माइनस टू इंटू ग्रेडियंट के। ये देखो भाई, उन्होंने कहा था ना कि आप अपने रिजल्ट से एंड में n की वैल्यू निकालें, तो देखो n तो आ जाएगा माइनस टू इंटू ग्रेडियंट करके n आ जाएगा। अच्छा सर y कैसे आएगा, अभी बता देता हूँ, y की भी साइंस समझ लो भाई। y की साइंस क्या है, y की साइंस ही बड़ी आसान है। तुम्हारा हा
जो y इंटरसेप्ट है वो बराबर है किसके? y इंटरसेप्ट बराबर किसके? y इंटरसेप्ट बराबर है हाफ लॉग y के एक्स स्क्वायर अपॉन रो, है ना। अब सबसे पहले तो तुम्हें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ऊपर तुमने n को सब्जेक्ट बनाया है, नीचे अब आप y को सब्जेक्ट बनाए। अब बच्चा बोलता है सर y को सब्जेक्ट कैसे बनाए, y तो log के अंदर आ रहा है। तो बेटा आपको log हटाना पड़ेगा। log हटाने के लिए आपको भी पता, आप एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड करते हो, है ना। तो जब आप एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड करोगे ना, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर बच जाएगा 10 की पावर y इंटरसेप्ट। बल्कि नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पहले एक काम करो, पहले ये टू भी तो यहां भेजो। ये टू पहले यहां भेजो, उसके बाद लॉग हटाना। टू वहां भेज दो मैंने लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? लेफ्ट साइड पर बच जाएगा तुम्हारे पास, अल्लाह आपका भला करे, 2 इंटू वाई इंटरसेप्ट, 2 इंटू वाई इंटरसेप्ट। राइट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा? राइट हैंड साइड पर बच जाएगा आपके पास लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो। अब लॉग हटाना है। अब यहां पर कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। लॉग हटाने के लिए क्या करो, अगर तुमने राइट हैंड साइड से लॉग हटाया, ये देखो, अगर तुमने लॉग हटाया तो लॉग हटाने से क्या होगा, जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड 10 की पावर बन जाएगी। क्या मतलब हुआ? पूरी की लेफ्ट हैंड साइड 10 की पावर बन जाएगी, यानी कि 10 की पावर 2 इंटू वाई इंटरसेप्ट, 10 की पावर 2 इंटू वाई इंटरसेप्ट। अब आप y को सब्जेक्ट बनाओ। अब मैं नीचे थोड़ी सी जगह बची है, मैं y को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना रहा हूं। वो जो राइट हैंड साइड पे कैपिटल Y लिखा है, मैं राइट हैंड साइड पे जो कैपिटल Y लिखा है मैं उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट बना रहा हूं। गौर करना, जब मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं नीचे लिख देता हूं, y बराबर आ जाएगा बेटा मेरा रो इंटू 10 2 इंटू वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय के एक्स स्क्वायर। ये नीचे बन गया बेटा वाई सब्जेक्ट। देखो, उन्होंने मुझे क्या कहा था, आप अपने रिजल्ट्स को यूज करके क्या क्या निकालना, आप अपने रिजल्ट्स को यूज करके आपने एन निकालना है, और आपने अपने रिजल्ट्स को यूज करके वाई निकालना है। मैंने एन को भी सब्जेक्ट बना लिया, मैंने वाई को भी सब्जेक्ट बना लिया। एन मेरा ग्रेडियंट से आ जाएगा और वाई मेरा वाई इंटरसेप्ट से आ जाएगा। अब मजे की एक बात बताऊं आपको, अभी आपका सवाल शुरू भी नहीं हुआ। अभी आपने अपने सवाल को करने के लिए अभी आपने सिर्फ चीजें इकट्ठे की हैं। सबसे पहले तो आपने ये पता लगाया कि मैं जो इक्वेशन बना रहा हूं या मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा लॉग वी और लॉग आर के दरमियान। और जब मैं लॉग वी और लॉग आर को ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ग्रेडियंट बराबर आ जाएगा -n/2 के, और वाई इंटरसेप्ट बराबर आ जाएगा हाफ लॉग वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो के। अब n को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेडियंट। और जब मैंने कैपिटल Y को सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया रो इंटू 10 की पावर 2 टाइम्स द वाई इंटरसेप्ट अपॉन के एक्स स्क्वायर। समझ आ गई बात? इससे क्या हुआ, देखें, ये काम मैंने पहले कर लिया ना, बाद में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बाद में मैं सिर्फ लिखूंगा। पहले मैं पता है क्या कर रहा हूं, पहले मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं कि मुझे पूरा सवाल करने के लिए चाहिए क्या क्या एंड में, ताकि एंड में मैं सिर्फ लिखूं, लिखने के अलावा कुछ और ना करूं। आप सोच रहे होंगे सर ये तो इतना सही काम करने में इतना वक्त चला गया। बेटा जाहिर सी बात है, अभी आप मेरे साथ बहुत दिनों के बाद पहली पहली बार ये सवाल कर रहे हो, और इत्तेफाक ऐसे है कि आज पहली ही बार में सवाल भी तगड़ा आ गया। इतने तगड़े सवाल कभी कभी आते भी नहीं है, लेकिन आज आ गया, और अच्छी बात है। मैं तुम्हें आसान सवाल से शुरू करवाऊं और बाद में मुश्किल करवाऊं, बेहतर है पहले ही आज मुश्किल सवाल कर लो। अच्छा है, गुड है, सही है। अच्छा सुनो भाई, अब यहां मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है v और r के दरमियान, यानी log v और log r के दरमियान, उन्होंने एक और बात कही हुई है कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल करोगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखोगे। कौन कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखोगे, जल्दी से बताओ। यहां पर अगर v और r का रिलेशन है तो v और r के अलावा जो कुछ है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी तुम्हें
तुम्हें y और n तो है ही कांस्टेंट्स, तुम्हें k को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। k को कांस्टेंट रखने का मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को तुम कांस्टेंट रखोगे। सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा ना यार, एक ही स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो सही है। और तुम्हें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, रो डेंसिटी भी तुम्हें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। सर वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, हमें सेवरल स्टील बॉल्स दी हुई हैं, अगर सारी बॉल्स स्टील की हैं तो उसका मतलब रो भी कांस्टेंट है, अगर एक ही स्प्रिंग दिया हुआ है मतलब के भी कांस्टेंट है। एक लेटर बच गया जो आपके कंट्रोल में है और वो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कौन सा वो लेटर, चैट पे बता सकते हैं आप? एक लेटर बच गया जिसको हमें यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा खुद से। चैट पे बता सकते हैं वो लेटर कौन सा है, वो कौन सी क्वांटिटी जिसको मुझे यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा? चले मैं बता देता हूँ, आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा एक्स को। वेरी गुड सुभान, आपको एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा? आपको एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक्स क्या है? एक्स है कंप्रेशन। कंप्रेशन, आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है, ये है वो एक्स, और इसको आप कांस्टेंट रखेंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पे डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और डायग्राम के बाद मैं जवाब लिखवाने जा रहा हूं। बी रेडी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल देखते ही पता लगाने के रिलेशन किसके दरमियान है। जब ये पता लग जाए रिलेशन किसके दरमियान है तो इक्वेशन बना लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में। उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रेडियंट से क्या पता लगने वाला है और y इंटरसेप्ट से क्या पता लगने वाला है। बात समझ आ गई बात? अब देखें अगला काम आपने क्या करना है, अगले पेज पे ना आपको डायग्राम बनाने के लिए पूरी स्पेस दी हुई होगी। ये देखें नीचे लाइंस है और यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए पूरी एक स्पेस दी हुई है आपको नेक्स्ट पेज पे। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और डायग्राम देखें मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले तो बेटा ये सारा का सारा अपैरेटस मैं किसी बेंच के ऊपर रखूंगा। ये मेरी बेंच आ गई, ये बेंच आ गई, ठीक है, दिस इज माय बेंच। अच्छा एक चीज और, हमेशा लेबल डायग्राम बनाना पेपर में। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं और लेबल नहीं करते। अच्छा फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्प्रिंग चाहिए ना, स्प्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा एक अदद, पहले तो मैं एक वुडन ब्लॉक लूंगा, और वुडन ब्लॉक के साथ मैं यहाँ पे स्प्रिंग को जोड़ूंगा। ठीक है, और वुडन ब्लॉक और स्प्रिंग को जोड़ूंगा कैसे? यहां पर मैं एक चीज का इस्तेमाल करूंगा, उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों, आप इसका नाम समझ गए होंगे, क्या कहते हैं बेटा हम इसे? इसे हम कहते हैं जी क्लैम्प। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं जी क्लैम्प। मैं जी क्लैम्प की मदद से मैं इस वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ जोड़ दूंगा। सही है, ताकि मेरा ये स्प्रिंग फिक्स हो जाए बिल्कुल। जी क्लैंप लगाना यहाँ बहुत जरूरी है, वरना आपका स्प्रिंग फिक्स नहीं होगा, पता है आपको। अच्छा यहां पर आ जाएगी मेरी बॉल, स्टील बॉल। स्टील बॉल आ गई। अच्छा इसके बाद क्या करूंगा मैं, डायग्राम ढंग से बना लूं, एक मिनट। ये आ गई मेरी स्टील बॉल। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे हर बार अपनी स्प्रिंग को एक जितना क्या करना है, मुझे हर बार अपने स्प्रिंग को एक जितना ही कंप्रेस करना है। वैसे ज्यादा या कम कंप्रेस नहीं करना, हर बार मेरा कंप्रेशन यानी एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक रेफरेंस मार्क लगा लूंगा टेबल पे, कोई स्टिकी टेप लगा लूंगा। टेबल पे क्या लगा लूंगा, कोई स्टिकी टेप लगा लूंगा। स्टिकी टेप किसके लिए, रेफरेंस मार्क के लिए। और ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा, और ये क्या आ गया बेटा मेरा। अभी मैं लेबलिंग एंड में करूंगा, ठीक है, लेबलिंग में एंड में करूंगा। मैं एक रेफरेंस मार्क लगा दूंगा ताकि हर बार मेरा जो स्प्रिंग है वो एक ही जितना कंप्रेस हो। अच्छा सामने एक पॉइंट होना चाहिए पी, एक पॉइंट फर्ज करें, यहां पर एक पॉइंट है पी। अब पॉइंट पी पे उसने कहा है लाइट गेट लगाओ। पहले मैं लाइट गेट का पूरा आपको सेटअप समझा दूं कि लाइट गेट का सेटअप क्या होता है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ना, व्हाट इज द सेटअप ऑफ द लाइट गेट। देखें भाई, लाइट गेट का सेटअप समझना बड़ा जरूरी है कि लाइट गेट का सेटअप क्या है। ये आपके पास आ गया आपका लाइट गेट। लाइट गेट इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसमें से एक लेजर लाइट टाइप एक चीज निकल रही होती है, एक लाइट बीम निकल रही होती है। इससे क्या निकल रही होती है, इससे निकल रही होती है एक अदद लाइट बीम, और ये लाइट बीम कहाँ से पास होनी चाहिए, ये पॉइंट पी से पास होनी चाहिए। ठीक है, और इस लाइट गेट को जाहिर है ये हवा में तो लटकी हुई नहीं होगी।
अंडरस्टूड सी बात है। तो इस लाइट गेट को भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये लाइट गेट किसी स्टैंड के साथ फिक्स किया हुआ है आपने। तो मैं बेंच थोड़ी सी लंबी कर रहा हूं ताकि बेटा मेरा थोड़ा सा बिलीवेबल लगे apparatus। या आपका एक स्टैंड लगा देते हैं यहाँ पे, और यहां पर हम एक लगा देते हैं क्लैंप। और ये आ गया मेरा एक बॉस। बॉस और क्लैंप का सेटअप दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ये देखें, ये मेरा बॉस आ गया, ये मेरा क्लैंप आ गया, और क्लैंप पे मैंने लाइट गेट को फिक्स कर दिया। क्लियर हो गया? लाइट गेट हवा में तो नहीं लटक रहा होगा ना। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात कही थी कि जो लाइट गेट है ये कनेक्टेड होना चाहिए टाइमर के साथ। तो आप यहाँ पर एक ऐसी रफ सा स्केच कर लें, टाइमर का और लाइट गेट का कोई सिंबल तो है नहीं बेटा। तो ऐसी एक रफ सा यहाँ पर आप एक स्केच कर लेंगे, ये एक टाइमर है। और ये टाइमर आपका किसके साथ कनेक्टेड है? ये टाइमर आपका लाइट गेट के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं इसको लेबल भी कर दूंगा कि ये टाइमर है, इट इज अ टाइमर, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है यहाँ पे? और यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। एक मिनट पीछे चल के देख लेते हैं। पीछे मेरे पास स्प्रिंग आ गया मेरे पास। और डायग्राम देख लेते हैं ना, डायग्राम में बेंच आ गई, पी आ गया। और अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने तो आपको एक बात बताई नहीं कि सर ये लाइट गेट काम कैसे करता है, हाउ डज द लाइट गेट वर्क, आपने ये तो बताया ही नहीं सर। तो लाइट गेट का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लें। बेटा देखो, लाइट गेट ना एक अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, एक बीम, लाइट बीम, जैसे लेजर लाइट एमिट होती है, बिल्कुल वैसे ही लाइट गेट से भी एक लाइट एमिट हो रही होती है, लाइट बीम निकल रही होती है। ये लाइट बीम जैसे ही बॉल लाइट बीम के सामने आएगी, जैसे ही बॉल लाइट बीम के सामने आएगी ना, यहां पर ये स्टार्ट हो जाएगा। लाइट गेट क्या हो जाएगा? लाइट गेट स्टार्ट हो जाएगा, लाइट गेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, टाइमर ऑन हो जाएगा, इन शॉर्ट आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही वो बॉल सामने से गुजर जाएगी, टाइमर ऑफ हो जाएगा। असल में लाइट गेट के ना सामने एक और डिवाइस होती है, वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। यहां पर एक ही लाइट गेट बना देते हैं, क्योंकि देखो अगेन लाइट गेट का कोई सिंबल नहीं है ना। तो लाइट गेट की इतनी टेंशन नहीं है, लाइट गेट का आपको एग्जैक्ट सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने एक लाइट गेट लगा दिया, बस लाइट गेट का बेसिक प्रिंसिपल समझ लें। जब लाइट गेट के सामने से बॉल गुजरेगी, लाइट गेट का टाइमर ऑन हो जाएगा। और जब बॉल गुजर जाएगी, जब वो पास हो जाएगी, तब वो टाइमर ऑफ हो जाएगा। यानी वो टाइमर आपको क्या बताएगा कि कितनी देर तक वो बॉल हमारे सामने से रही, मतलब लाइट के सामने से गुजरी, आपको वो टाइम पता चल जाए। तो लाइट गेट एक बड़ा ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, बड़ी ही जबरदस्त डिवाइस है शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब यहां पर आपने जो जो बनाया वो आप लेबल कर दें। सबसे पहले तो बेटा ये मेरा स्टैंड है, ठीक है, ये मेरा क्लैंप है, ये मेरा लाइट गेट है। आपने ढंग से साफ सुथरे तरीके से लेबल करना है, ठीक है। ये मेरा टाइमर है, ये मेरी स्टील बॉल है, ये जी क्लैंप आ गया, और ये आ गया आपका वुडन ब्लॉक, और ये आ गया आपका स्प्रिंग, ये आ गई आपकी बेंच। तो मैंने हर चीज यहाँ पे लेबल कर दी है, जो जो, हाँ, एक चीज लेबल करना भूल गया मैं, वो मैं ऐसे लेबल कर देता हूँ। ये मेरा रेफरेंस मार्क आ गया, और ये मैंने स्टिकी टेप पॉइंटर की मदद से, स्टिकी टेप पॉइंटर की मदद से मैंने बनाया है। क्लियर हो गया? वो बुक में लगाते हैं ना, वो बुक मार्क आते हैं लगाने के लिए, स्टिकी टेप बुक मार्क आता है। ये वही उस टाइप की कोई चीज लगा ली है मैंने यहाँ पे टेबल पे, बेंच पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे अपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करना है, दैट्स इट। तो ये आ गई मेरी पूरी डायग्राम। अब जब मेरी डायग्राम आ चुकी है, तो अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से आंसर को लिखना है। पूरा एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल आया, सर जी क्लैंप किस लिए लगाया? बेटा जी क्लैंप अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा स्प्रिंग किस चीज के ऊपर फिट हुआ हुआ है ये तो बताओ।
मेरा स्प्रिंग फिट हुआ हुआ है ना वुडन ब्लॉक के साथ, मैंने देखो वुडन ब्लॉक रखा, वुडन ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग रखा और उसको जी क्लैम्प से जोड़ दिया। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है बेटा, 1 मिनट देना मुझे। तो भाई देखो डायग्राम तो हमारी रेडी है ना। अब मैं एक एक करके जवाब लिखता जा रहा हूँ, मुझे बीच में अगर कोई और चीज याद आती जाएगी तो वो चीज आपको बताता जाऊँ। क्लियर हो गया? अब आ जाए भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा देखिए यहाँ पर आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ में लिखना, पैराग्राफ में लिखें, आपको पॉइंट्स में लिखना, आपको पॉइंट्स में लिखें, आप जैसे लिखें आपकी मर्जी है। ज्यादातर पॉइंट्स में लिखा जाता है। मेरा मूड होता है कभी मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ, कभी मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ। ठीक है, बच्चों को नॉर्मली पॉइंट्स में लिखा हुआ आसान लगता है, पैराग्राफ में लिखो तो बच्चों को लगता है सर बहुत ज्यादा लिखा हो, तो मैं पॉइंट्स में ही लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताना होता है, पॉइंट नंबर 1। हाँ, अब सवाल है सर हमें तो लाइट गेट के बारे में पता ही नहीं था। तो जब लाइट गेट के बारे में पता ही नहीं तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो बेटा ये इस क्लास का मकसद क्या है? ये जो अभी बैठ के इतनी लंबी क्लास हो रही है इसका मकसद क्या है? आपको पढ़ाना। और लाइट गेट बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है। अब सुनो मैं सिखा रहा हूँ ना, क्या टेंशन है। आओ देखो सबसे पहले बताओ। अच्छा एक बात बताओ, वी और आर का रिलेशन है ना। पहले तो ये बताओ कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। एक बताना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक बताना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुम v को चेंज कर करके r निकालोगे या r चेंज कर करके v निकालोगे? क्या चीज तुम्हारे कंट्रोल में? स्पीड तुम्हारे कंट्रोल में या रेडियस तुम्हारे कंट्रोल में? वेरी गुड, तुम r की वैल्यू चेंज करोगे और v पता लगाओगे, यानी r इंडिपेंडेंट है और v डिपेंड करता है r पे। तो सबसे पहले ये बताना होता है, तुम लिखोगे r इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले तुम्हें बताना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और आगे तुम लिख दो वेरी वेरी आर एंड मेजर वी। ये बात बताने का तुम्हारा 1 नंबर आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जिसके चेंज करने से जो दूसरी चीज चेंज हो जाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, वेरी आर एंड मेजर वी। तुम्हारा 1 नंबर आ गया, मुबारक हो गई। 14 नंबर बचे, अब 15 में से 1 नंबर आ गया, 14 नंबर बचे। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो। कीप एक्स कांस्टेंट थ्रू आउट। एक्स क्या रहेगा? एक्स कांस्टेंट रहेगा। सर आप बाकी वेरिएबल्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे? के भी तो कांस्टेंट रखना है। तो बेटा के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग ही एक है। सर डेंसिटी भी तो कांस्टेंट रखनी है बेटा, डेंसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि हर बॉल स्टील की बॉल है। क्लियर हो गया? अच्छा जी। यहां पर आपके 2 नंबर आ चुके हैं। कैसे? पहला नंबर आपने क्या बताया कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बताने का 1 नंबर आ गया। किस चीज को कांस्टेंट रखोगे पूरे एक्सपेरिमेंट में? एक्स को कांस्टेंट रखोगे, दूसरा नंबर आ गया। सवाल आया सर एक्स क्या है? अगर मैं पीछे जाऊं तो पीछे जाकर मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक्स आपके स्प्रिंग की कंप्रेशन है। बिल्कुल पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्स आपके स्प्रिंग की कंप्रेशन है, कि आप अपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेंगे। देखिए मैंने डायग्राम में लेबल भी किया हुआ है एक्स को रेड कलर से। एक्स आपका कंप्रेशन है। तो पहले आपने क्या लिखा? पहले आपने लिखा कि आप किसे डिपेंडेंट और किसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, फिर आपने बताया किसको आप कांस्टेंट रखेंगे। 2 नंबर आ चुके हैं। अब आप मेजरमेंट बताना शुरू करो, मेथड बताना शुरू करो, प्रोसीजर बताना शुरू करो। ये तो आ गया ना, 2 नंबर आ गए ना। अब प्रोसीजर बताओ कि तुम क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तुम्हें ये चीजें निकालनी भी तो है। तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तुम्हें रेडियस ऑफ द बॉल निकालना पड़ेगा, तुम्हें डेंसिटी ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें कैलकुलेट भी तो करोगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ द स्प्रिंग कांस्टेंट, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्टेन करेंगे बाय सस्पेंडिंग अ mass from it
by suspending a mass from it and measuring the एक्सटेंशन। तुमने क्या कहा? तुमने कहा भाई सबसे पहले मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा। कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूंगा? मैं स्प्रिंग को मास एक लटकाऊंगा, स्प्रिंग से एक मास लटकाऊंगा, और फिर मैं उस मास को लटकाने के बाद स्प्रिंग जितना एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग जितना खींचेगा, मैं एक्सटेंशन निकाल लूंगा। एंड देन यूजिंग रिलेशन, और फिर मैं एक रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। तुमने क्या कहा? फिर मैं एक रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। क्या रिलेशन है? के इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। तुम्हें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो अगर आप के को सब्जेक्ट बनाएंगे, के इज इक्वल टू एफ अपॉन ई, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई। जैसे उन्हेजा आपने बिल्कुल सही कहा कि सर हमें तो एफ चाहिए होगा ना, तो एफ की जगह ही तो एम जी लिखूंगा मैं। एफ क्या है? एफ फोर्स है, एफ लोड है। लोड की जगह ही मैं एमजी लिख लूंगा। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? इससे मेरे पास के आ जाएगा। तो देखो पहली चीज तो आ गई, मैंने स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता लगा दिया। के की वैल्यू आ गई, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडिंग अ मास फ्रॉम इट एंड मेजरिंग द एक्सटेंशन एंड देन यूजिंग रिलेशन के इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। भाई साहब मेरे स्प्रिंग कांस्टेंट तो आ गया, मजा आ गया। ठीक है, अब आ जाओ चौथा पॉइंट लिख देते हैं। मुझे डेंसिटी भी तो निकालनी है स्टील की। स्टील की क्या निकालनी है मुझे? डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालने के लिए बेटा मुझे पहले उसका फॉर्मूला देखो। स्टील की बॉल है ना, बॉल बॉल होता है रेडियस, मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टॉप पैन बैलेंस से, और वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पहले रेडियस चाहिए होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो बेटा मैं पहले डेंसिटी निकालने वाली बात नहीं लिख रहा, पहले मैं एक काम कर रहा हूं, पहले मैं रेडियस निकालने वाली बात लिख रहा हूं। रेडियस निकालने वाली बात क्या लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा अ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ द बॉल। आप माइक्रोमीटर की मदद से बॉल का डायमीटर निकाल लें। अच्छा, अब यहां पर कुछ एडिशनल डिटेल्स देना बहुत जरूरी है। यहां पर एक क्या एडिशनल डिटेल दोगे तुम? यहां पर एक एडिशनल डिटेल दे सकते हो तुम, क्योंकि एडिशनल डिटेल के बेटा नंबर होते हैं 6 नंबर, 6 एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी है आपको। तो यहां पे तुम क्या लिख रहे हो? अ माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ द बॉल। एडिशनल डिटेल बता रहा हूं, मेजर डायमीटर फ्रॉम डिफरेंट positions and calculate the मीन वैल्यू। फिर तुमने क्या कहा कि भाई डायमीटर एक बार मेजर मत करो ना, डायमीटर दो तीन जगह से मेजर कर लो। बॉल को पहले यहां से मेजर कर लो, फिर यहां से मेजर कर लो, फिर दूसरी तरफ से मेजर कर लो, अलग अलग तरफ से डायमीटर निकाल लो, और फिर उन सबका क्या निकाल लो? एक एवरेज निकाल लो, एक मीन वैल्यू निकाल लो। क्या लिखा तुमने? माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ द बॉल, मेजर डायमीटर फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन एंड कैलकुलेट द मीन वैल्यू। फिर calculate the radius by using r is equal to d upon 2। रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस निकालने के लिए आप डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर लेना, खत्म हो गई बात। रेडियस कैसे निकालोगे आप? जब डायमीटर आ जाएगा, एवरेज डायमीटर आ गया, आप रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को हाफ कर लेना। अच्छा, डायमीटर भी आ गया। अब आप वो डेंसिटी वाला पॉइंट लिख लो भाई। डेंसिटी वाला पॉइंट क्या लिखोगे आप लिखोगे मेजर मास ऑफ द बॉल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस। फिर आप बॉल का मास निकाल लो इलेक्ट्रॉनिक टॉप एंड बैलेंस से, कैलकुलेट डेंसिटी बाय यूजिंग। उसके बाद आप डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप लिख लो बाय यूजिंग मास अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, बाय यूजिंग, मैं सही से लिख देता हूं उसको, 4/3। गंदा लग रहा है लिखने में, एक मिनट यार, सही से लिखते हैं।
4/3 πr क्यूब। क्या किया आपने? आपने लिख दिया भाई, पहले हमने मास निकाला इलेक्ट्रॉनिक टॉप पैन बैलेंस से, और फिर डेंसिटी निकाल ली बाय यूजिंग रोज इक्वल टू m/4/3 πr क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या क्या चीज आ चुकी है। एक मिनट ऊपर दोबारा से फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था वी स्क्वायर। बेटा अभी स्पीड तो नहीं आई है। अच्छा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो हमें एंड में निकालना है, के आ चुका है, एक्स आ जाएगा, आर आ चुका है, एन हमें एंड में निकालना है, और रो आ चुका है। ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कैसे, अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। अब देखिए मैं एंड में क्या लिख रहा हूं। एंड में मैं लिखूंगा सेट द apparatus as shown। सेट द apparatus as shown। आप अपना apparatus सेट कर लें जैसे यहां आपको दिखाया गया है। ये एक लाइन लिखने से आपके बहुत सारे काम हल हो गए। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे लाइट गेट लगाओ और ऐसे स्प्रिंग लगाओ और ऐसे जी क्लैंप लगाओ, लंबी करने की जरूरत नहीं। आपने लिख दिया सेट द apparatus as shown, वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, टीचर ने बता दी। फिर आप लिखेंगे द बॉल is pulled backwards by an amount, बल्कि लिखो pulled backwards so the spring compresses by an amount x। आपने क्या करना है? आपने बॉल को खींचना है, खींचना है ताकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए बाय एन अमाउंट एक्स। अच्छा, मेक श्योर कैसे करोगे कि वो एक्स जितना ही वो हुआ है, कंप्रेस हुआ है? टू कीप एक्स कांस्टेंट। अब ये भी तो बताओ। ये इसको नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूं, पॉइंट नंबर 7 में। टू कीप एक्स कांस्टेंट यूज अ स्टिकी टेप पॉइंटर on the bench as a reference mark to keep x constant to। ओ x तो लिखा ही नहीं यार, शिट। एक मिनट यार। टू कीप x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखने के लिए यूज अ स्टिकी टेप पॉइंटर ऑन द बेंच एज अ रेफरेंस मार्क। समझ आ गई बात में? अच्छा जी, अब क्या लिखेंगे आप? एज द बॉल इज रिलीज्ड। जैसे ही आप बॉल को रिलीज करेंगे, जैसे ही आप बॉल को रिलीज करेंगे, इट पासेस थ्रू पॉइंट पी ऑन द बेंच वेयर लाइट गेट इज सेट अप। आपकी बॉल जैसे ही आप छोड़ेंगे, वो पॉइंट पी से पास होगी जहां पे तुमने लाइट गेट को सेटअप किया। द लाइट बीम शुड कट द डायमीटर ऑफ द बॉल। यानी जो आपकी लाइट बीम है वो इस तरह से सेट हो कि वो बॉल का डायमीटर कट कर रही हो। यानी अगर ये आपकी बॉल है तो आपकी लाइट बीम ना यहां से गुजर रही हो, ना यहां से गुजर रही हो, बल्कि बिल्कुल बीच से गुजर रही हो, बिल्कुल बीच से गुजर रही हो। क्या लिखा आपने? एज द बॉल इज रिलीज इट पासेस थ्रू पॉइंट पी ऑन द बेंच वेयर लाइट गेट इज सेट अप, द लाइट बीम शुड कट द डायमीटर ऑफ द बॉल। यानी लाइट बीम जो पड़ रही है ना बॉल के ऊपर, वो बिल्कुल बॉल के मिडिल से, बॉल के सेंटर से टच हो रही हो, बॉल के सेंटर से कट कर रही हो। समझ आ रही है बात? अच्छा, आप लिखेंगे द टाइमर रिकॉर्ड्स द टाइम इंटरवल, the timer records the time interval of the ball
passing the point P। टाइमर क्या कर लेगा? टाइमर बॉल कितनी देर में गुजरी है लाइट गेट के सामने से, टाइमर वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। अब आप बताएंगे द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट P is calculated by using। स्पीड कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लगाकर स्पीड निकालोगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। वो जो डायमीटर है वो डिस्टेंस आ गया, डायमीटर से डिस्टेंस आ गया मतलब कितना डिस्टेंस बॉल ने कवर किया, डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल था, वो टाइमर से आ गया तुम्हारा। सही है भाई। तो देखें अब आपके पास क्या आ चुकी है भाई साहब, अब आपके पास आ चुकी है स्पीड। अब आप फाइनली क्या कर सकते हैं, आप इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी बॉल के लिए रिपीट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अब आप बताएंगे द experiment is repeated with other steel balls। एक्सपेरिमेंट को आप दूसरी स्टील बॉल्स के लिए भी रिपीट करेंगे। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स रिपीट करेंगे आप ये भी बता सकते हैं, ये भी अक्सर लिख देते हैं, लिखना बड़ी आसानी हो जाएगी। देखें जैसे आप, मैं बताऊं, आप पॉइंट नंबर 4 से ना पॉइंट नंबर 10 तक रिपीट कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अदर स्टील बॉल्स फ्रॉम स्टेप्स 4 to 10। ऊपर जो तुमने पॉइंट नंबर 4 से लिखे, पॉइंट नंबर 10 तक जो स्टेप्स लिखे हैं वो सारे दूसरी बॉल के लिए भी रिपीट कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारी स्पीड की वैल्यूज आ जाएंगी और बहुत सारी आर की, रेडियस की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। अच्छा, अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड, अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log v अगेंस्ट log r। आप log v का और log r का क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहां पर बच्चों को कुछ आदत होती है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। बेटा ओरिजिन वाली बात मत लिख देना, यहां ओरिजिन नहीं होगा। बेटा यहां पीछे जाओ जरा 1 मिनट, क्या तुम्हारी इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, देखकर बताओ। तुम्हारी इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट आ रहा है ना, तो गलती से भी ये मत लिख देना कि इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, इट हैज अ वाई इंटरसेप्ट। तो यहां पर तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा भाई अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log v अगेंस्ट log r इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देन द। अच्छा ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ था, ये देखो ये एक सजेस्टेड रिलेशनशिप था ना, ये एक सजेस्टेड रिलेशनशिप था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के एक्स स्क्वायर अपॉन रो पावर आर पावर एन रो। ये सजेस्टेड रिलेशनशिप था। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log v अगेंस्ट log r इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है देन द सजेस्टेड रिलेशनशिप इज करेक्ट। अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये सजेस्टेड रिलेशनशिप करेक्ट है। अच्छा, अब रिलेशनशिप तो करेक्ट हो गया, अब वो y और n भी तो निकालना था ना। y is obtained by relation। अच्छा नहीं, पहले एक काम करो, पहले एक पॉइंट और लिख दो वरना ये लंबी हो जाएगी। पहले तो लिखोगे द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट आर कैलकुलेटेड। पहले आप क्या कर लो, ग्राफ बनाने के बाद ग्रेडियंट भी निकाल लो और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लो। अच्छा यहां पर पूछा है सर रिलेशनशिप करेक्ट कैसे, अरे तुम्हें थोड़ी पता रिलेशनशिप करेक्ट है या नहीं है।
तुम्हें ये नहीं बताना कि रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हें बताना है कि करोगे क्या तुम इस वक्त क्या बता रहे हो, तुम इस वक्त बता रहे हो तुम एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। तुम्हें ये थोड़ी बताना है रिजल्ट क्या आएगा। तो तुमने देखो कैसे लिखा है, इफ लिखा है, इफ, अगर, अगर, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो उसका मतलब रिलेशनशिप करेक्ट है, अगर नहीं आया तो करेक्ट नहीं है, बस। द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट आर कैलकुलेटेड। अब पॉइंट नंबर 14 में बताओ, y is obtained by relation। y को किस रिलेशन से निकालोगे, y का पीछे हमने पूरा फॉर्मूला बनाया था ना। y का क्या फॉर्मूला बनाया था, y का फॉर्मूला बनाया था रो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² इंटरसेप्ट अपॉन के एक्स स्क्वायर। तो y की जगह लिख दो y इज इक्वल टू रो इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय y इंटरसेप्ट अपॉन के एक्स स्क्वायर। इससे आ जाएगा आपका y। अच्छा, n कैसा आएगा, n इज ऑब्टेन बाय, n कैसे निकालोगे, n निकालोगे ऑब्टेन बाय रिलेशन, n इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट। ये पीछे मैंने n की और y की वैल्यूज आपको निकलवाई थी। हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सवाल आया सर वो क्या गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर तुमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने का मतलब ही क्या है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने का मतलब ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। समझ आ गई बात। अच्छा, क्या हमने सारी बातें लिख ली हैं, एक मिनट। उन्होंने कहा था इन योर प्लान यू शुड इंक्लूड, प्रोसीजर हमने बता दिया, मेजरमेंट क्या क्या लेंगे वो भी हमने बता दिया, कौन कौन से वेरिएबल्स हम कंट्रोल करेंगे वो भी हमने बता दिया, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब डेटा एनालिसिस का मतलब है ग्रेडियंट निकालेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे, और फिर वाई और एन कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया। क्या हमने सेफ्टी प्रिकॉशन लिखी, नो। यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन लिखना बड़ी जरूरी है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन अब यहां पर देखो ना बेटा, जब तुम बॉल को ऐसे खींच के छोड़ रहे हो, स्टील बॉल को ऐसे खींच रहे हो और ऐसे छोड़ रहे हो, बेटा चांसेस हैं कि ये बॉल बेंच से गिर जाएगी, और अगर ये बेंच से गिर गई तो ये पैर वैर पे भी गिर सकती है, चोट भी लग सकती है। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे बेटा, यहां पर तुम लिखोगे सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए तुम लिख दो फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी स्क्रीन्स मेड ऑफ कार्डबोर्ड आर प्लेस्ड अराउंड द बेंच। तुमने सेफ्टी के लिए क्या किया, सो द स्टील बॉल डज नॉट फॉल ऑफ। तुमने क्या किया सेफ्टी के लिए, तुमने बता दिया स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन क्या होता है, पता नहीं बच्चों का स्क्रीन सुन के क्या दिमाग में आता है। स्क्रीन इज एनी 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 लेयर, एनी लेयर। जैसे वो स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन एक ऐसी चीज होती है जो आपको बचाती है। स्क्रीन इज समथिंग दैट सेव्स यू। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे पोलराइजर लगा होता है, इट सेव्स यू, इट सेव्स योर आईज। आप धूप पे निकलते हो, टैन से बचने के लिए क्या लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो ना। या गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में हवा आंखों में ना घुसे, है ना, मट्टी मुंह पे ना लगे, सामने विंड स्क्रीन लगाते हो। स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू। तो यहां पर भी क्या मैंने लिखा है, फॉर सेफ्टी स्क्रीन्स मेड ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की स्क्रीन्स लगा दी तुमने बेंच के चारों तरफ ताकि बॉल ना गिर जाए। या तुम ये भी लिख सकते थे, कुशन वाली बात कोई लिख दो यार, बोलो आई विल प्लेस कुशन अराउंड द बेंच। मैं कुशन लगा दूंगा हर तरफ ताकि मेरी बॉल गिर के चोट ना लगे। ये हो गया तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट। अब तुमने नोट किया, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये मैंने तुम्हें पूरा 1 घंटे में करवाया। ये अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाने के बीच में जाहिर है मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। लेकिन जब तुम खुद से करने बैठोगे तो तुम्हें 1 घंटा नहीं लगाना बेटा यहाँ पे। ये वाला सवाल तुम्हें हार्डली 30 मिनट्स में, 25 मिनट्स में पेपर में करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में अमूमन टाइम ज्यादा लगता है। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 को जल्द अज जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में याद रखो, 25 मिनट से 30 मिनट्स तक क्वेश्चन 1 के लिए रखना, बाकी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रखना। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका पूरा एक सवाल।
अच्छा, अब मजे की बात ये, मैंने ये सोचा था कि मैं एक क्लास में दो सवाल तो करवा ही दूंगा। अब मैं एक ही सवाल करवा पाया हूँ, दूसरा सवाल मैं अभी स्टार्ट नहीं करवा रहा। दूसरा सवाल मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। अगर मैंने अभी स्टार्ट किया ना तो वो आधा अधूरा रह जाएगा और मजा नहीं आएगा, और उसके बाद मेरी 8 बजे एएस की भी क्लास है। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो इजी। एक आज शुरू की क्लास को हम हल्का रखते हैं, आगे जाके अगर हमें क्लासेस बढ़ाने की जरूरत पड़ी, वैसे भी मैंने सिर्फ वेंसडे तक का टाइम टेबल दिया, आई विल बी टेकिंग मोर क्लासेस, डोंट वरी। तो अभी हम क्या करते हैं फिलहाल, हम अभी एक ये वाला सवाल करते हैं, कल एक और सवाल करेंगे, और जैसे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करके मैं आपको बता दूंगा कहाँ अपलोड कर रहा हूँ, कहाँ डाल रहा हूँ, सारी चीजें आई टेल, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।